नमस्कार दोस्तों। अब हम तीसरा अध्याय यानी कि थर्ड चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और ये वीवीएमपी है। क्यों वीवीएमपी टॉपिक है? क्योंकि सहकारिता अधिनियम का जो पार्ट आपके सिलेबस में दिया है उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। जैसे सेकंड चैप्टर भी जो रजिस्ट्रेशन का था, आरएमडी करके ट्रिक बताया था, आर से रजिस्ट्रेशन, एम से मेंबर्स, तो सब मेंशन है ही। ठीक है, तो जो जो मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं बता दूं, शुरुआत के जो लेक्चर है उसमें भले थोड़ा टाइम लग रहा होगा और कुछ एक एक धारा को कंप्लीट करने के लिए ना मैं एक एक लेक्चर ले रहा हूँ 15-20 मिनट का। कारण ये क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर अब जरूरी नहीं हर धारा को लाइन से पढ़ना, तो शुरुआती धारा है, फिर बीच में मैं स्किप करूंगा जो धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वीडियोस एज अ डेमो यूट्यूब पर भी डलेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं सर, उधर क्यों डाल दे, उधर पढ़ाने वाला। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के हो, ये थोड़ा सा बाइलिंगुअल के हैं। जो मेन टर्म्स है जैसे भारतीय संविधान अधिनियम हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो गया, पब्लिक ट्रस्ट, बाइलिंगुअल कन्वर्ट किया है। लेकिन मैं बता दूं, हिंदी मीडियम को ये हिंदी समझ नहीं आएगा, अंग्रेजी वाले को कंप्लीट जो लॉ का लैंग्वेज है वो नहीं समझ आएगा। तो जो मैं शॉर्ट पॉइंट बताता हूँ ना उसको लिख लिया करो। अब बोलो सर उसका भी पीडीएफ दो, तो फिर भाई वो टीचर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और आप एकदम बिना लिखे सोचे कि कुछ भी करना ना पड़े, सर एग्जाम दे दे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा वर्किंग कर लें। यहाँ पर मैं जो एज इट इज लैंग्वेज बताऊंगा ना, तो फिर आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अर्थात ये ऐसी लैंग्वेज होता है, डायरेक्ट नहीं, ये नहीं बता रहा कि मेंबर्स कौन कौन बन सकेगा। इंग्लिश में बोलूं, नो मेंबर शैल बी एडमिटेड इन द सोसाइटी एक्सेप्ट फॉलोइंग, नेमली, डायरेक्ट कौन सोसाइटी का मेंबर बन सकेगा वो बताने का है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो तीसरा चैप्टर, और मैं जो की पॉइंट्स लिखा रहा हूं उसको नोट डाउन कर ले एकदम शॉर्ट नोट्स में, जैसे मैं बता रहा हूं, है ना। तो तीसरा चैप्टर है सदस्य यानी कि मेंबर्स, उनके अधिकार, देयर राइट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और वीवीएमपी, और आज एक ही क्लास में एक सेक्शन बस कवर करूंगा, धारा 19 सेक्शन 19, दैट्स इट। ठीक है, चलो। और देखो जो भी अपडेट हो गए ना, क्योंकि मैं एक रियलिटी बता रहा हूं, किताबें देखी मार्केट में मैंने, एमसीक्यूज देखे, वो बस एआई से कॉपी पेस्ट मार के डाल दिए भाई, लिटरली। और थ्योरी वाला देखा, कॉस्ट, एक जस्ट रैंडम मैंने पेज देखा, टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये एक एक चैप्टर है। एक किताब मैंने देखे जो मार्केट में कई बच्चे पूछते सर ये अच्छा नहीं बच्चे, एक किताब एक पेज में इतने छोटे से हिस्से में कवर कर दिए टैक्स ऑडिट। तो कैसे बच्चे उस पर रिलाई करें? और जो अधिनियम वाले क्वेश्चन है, जहां भैया कब से वो अमेंडमेंट हो गया है, जहां 30 डेज हो गया उसको अभी तक 45 डेज रखा हो गया है, तो ये थोड़ा दिक्कत है, ये थोड़ा दिक्कत है। तो किताब बनाने वाले मालूम है भाई एआई से जस्ट कॉपी पेस्ट मारे सब उठा दिए, लेकिन जो अमेंडमेंट हुए वो सबको कौन नोट डाउन करेगा, कौन लिखाएगा? पिछले बार भी ये हुआ था, पिछले बार भी ये हुआ था। ठीक है, मैं एक टीचर जो हमारे भी गुरु मानते हैं, एक्ट के नाम पे भैया वो उनकी क्लासेस चलती हैं, एक वो टीचर मैंने देखा कि भाई एज इट इज जो अमेंडमेंट है वो सब चीज बता दी। और एक मैं रिसर्च कर करके कि जितने भी अमेंडमेंट वाले पेपर्स हैं भैया, जो जो संशोधन हुए सबको चेंज कराने, तो बाकी जितने भी देखे भाई एज इट इज जो पुराना है वो टाप दिया, अमेंडमेंट क्या वो उसको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो ट्रस्टवर्दी सोर्स है उससे पढ़ाई करें, नहीं तो दिक्कत होने वाली है आपको। चैप्टर 3 है ना, अध्याय 3, अध्याय 3 क्या बोलता है? अध्याय 3, सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व और विशेषाधिकार, विशेषाधिकार यही ऊपर भी देखने को मिलेगा, है ना। अंग्रेजी में क्या होगा? मेंबर्स, देयर राइट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस, यानी कि विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड बोलता है। ठीक है, अब चैप्टर थर्ड कहां से स्टार्ट होता है? धारा 19 से, यानी कि सेक्शन 19 से, सेक्शन 19 से, सेक्शन 19 यानी कि धारा 19, धारा 19 सेक्शन 19। ठीक है, तो सेक्शन 19 किसकी बात करता है? सेक्शन 19 बात करता है कि कौन सदस्य बन सकेगा, कौन सोसाइटी का, कोई भी सोसाइटी हो, किसी भी सोसाइटी का कौन मेंबर बन सकेगा, किसको मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लगना किसको सोसाइटी का मेंबर, शॉर्ट अपने लैंग्वेज में, ये नॉर्मल लैंग्वेज यूज करना, वही पढ़ना है आपको। ठीक है, किसको सोसाइटी का मेंबर
बनाया जाएगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन इतना मेरे ख्याल से सबको समझ आता है ना, तो ये बाइलिंगुअल ऐसी मैं नोट्स बताता हूँ, ठीक है। हु शैल या हु में बिकम मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हु में बिकम मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें मैं 6 अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ, 6 कंडीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा CA CS किया होगा, ठीक है, कोई बच्चा CA CS किया होगा तो उसने हो सकता है बिजनेस स्टडीज में या लॉ के कहीं पार्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, हाँ कि ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो पहला पॉइंट याद रखना, ये एकदम VVMP टॉपिक है और VVMP सेक्शन है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम का धारा 11 के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए। क्या बोला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के धारा 11 के तहत, धारा 11 यानी कि सेक्शन 11, धारा 11 के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए, संविदा करने के योग्य होना चाहिए। किसके योग्य होना चाहिए? के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए। समझिए बात। कौन पर्सन हु में बिकम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी? द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम member, the person who is eligible to make a contract under section 11 of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के धारा 11 के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो मेंबर बन सकता है। और टोटल 6 कंडीशन में आपको बताऊंगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है, साला ये धारा 11 में क्या है, सेक्शन 11 में क्या है? तो सेक्शन 11 कुछ नहीं, आपके लिए बता देता हूं, ठीक है। आपके लिए मैं बता दूं, सेक्शन 11 कुछ नहीं, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 है, ये कहता है कि कोई 18 प्लस का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य, दैट्स इट। सेक्शन 11 क्या कहता है कि कोई भी बंदा 18 साल के ऊपर है, कोई भी कैंडिडेट 18 साल के ऊपर है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सिंपल सा पॉइंट था। क्या पॉइंट था? कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत, धारा 11 के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट योग्य करने होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकना होना चाहिए। और धारा 11 क्या कहता है? धारा 11 ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो 18 साल होना चाहिए, यानी कि एडल्ट होना चाहिए। समझिए बात। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया भैया। दूसरा कंडीशन क्या? मान के चलो कोई एक मेंबर, किसी भी सोसाइटी का कोई एक मेंबर है, क्या बोल रहा हूं, किसी भी सोसाइटी का एक मेंबर है, तो क्या हम उसको दूसरे सोसाइटी का मेंबर बना सकते हैं? ये कथन कारण में पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट एसर्शन में। तो बिल्कुल, किसी एक सोसाइटी का अगर वो मेंबर है तो दूसरे सोसाइटी का भी मेंबर बनाया जा सकता है। फिर ये सब दूसरा पॉइंट नहीं देखेंगे। बोले सर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस भी सोसाइटी का मेंबर बना होगा तो भैया वो कंडीशन को तो फॉलो किया होगा, सेक्शन 19 के किसी भी एक कंडीशन को फॉलो किया होगा, तभी तो वो एक सोसाइटी का मेंबर बना होगा। तो ऑलरेडी वो कंडीशन फॉलो किया है, इसका मतलब उसको दूसरे भी सोसाइटी का मेंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखना, कोई एक सोसाइटी, समिति है ना, सोसाइटी का मेंबर भी दूसरे सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। थर्ड, आपको मालूम होगा अलग अलग ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट हो सकते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है। ट्रस्टी समझते हैं, जैसे कोई एनजीओज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेवा का काम कर रही है, कोई समाज सेवा का, भला का काम कर रही है, ट्रस्ट है। तो उसके मेंबर कौन होते हैं? ट्रस्टीज। तो कोई एक ट्रस्ट भी दूसरे सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या ट्रस्ट सोसाइटी का मेंबर बन सकती है? जी बिल्कुल, ट्रस्ट भी। ये सब पॉइंट याद रखना है, VVMP है। अगर क्वेश्चंस बनते ना तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते। 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता, ट्रस्ट दे देगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 11 के तहत दे देगा, ठीक है। और क्या दे देगा आपका? माइनर दे देगा, किसी भी कंडीशन में माइनर नहीं बन सकते। और आप तुरंत टिक मार देंगे हाँ माइनर नहीं बन सकते। क्यों? आपने डिटेल पढ़ा नहीं है, खोद के पढ़ा नहीं है, और आप गलती कर बैठेंगे वहीं पे। माइनर भी बन सकता है, लेकिन किस केस में हम देखेंगे। तो ट्रस्ट भी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, ट्रस्ट भी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है,
बोले सर इसका नोट्स दे देना, नोट्स है सब है, लेकिन सोचो ना ये जो मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज वाला उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लेना। कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के दिन संविदा करने के लिए सक्षम हो, कोई अन्य सोसाइटी भी सोसाइटी का मेंबर बन सकती है, ठीक है। कोई लोक न्यास जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, ठीक है। तो ये ट्रस्ट वाला एक्ट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951, ठीक है। कोई ट्रस्ट बन सकता है, लेकिन ये जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है, ये जो ट्रस्ट है वो छत्तीसगढ़ ट्रस्ट एक्ट जो है 1951 का उसके अधीन होना चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़े 1872 वाला और ये 1951 वाला, ठीक है। समझिए बात, ठीक है। चलो और डी वाला पॉइंट देखो, डी वाला क्या बोल रहा है, तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्री स्थापित या गठित कोई ऐसी फर्म कंपनी या कोई अवयस्क व्यक्ति ना हो। छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959। अब देखो टोटल मैंने आपको 3 पॉइंट बता दे, चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़, ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और एक्ट का जो ईयर लिख रहा हूं 1959 के तहत। अब आप तुरंत मुझे टोकेंगे सर पक्का 1959 की 1960, और अगर आपके क्वेश्चन में आएगा ना 1960 तो आप 1960 को टिक मार दोगे, 1959 को नहीं मारोगे। क्यों, आपको लगता है छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 बस वही? अरे नहीं, उसके अलावा बहुत सारे अधिनियम है उससे मिलते जुलते नियम है, नियम में अलग अलग प्रावधान है। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहां से स्पष्ट देखो कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 का, ठीक है, क्रमांक 1 सन 1960। तो ये एक्ट 1959 की बात हो जाएगी, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत को सोसाइटी जो कि राज्य सरकार द्वारा समान या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अप्रूवल कर दी जाए। तो यानी कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 के तहत कोई सोसाइटी भी जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है 1959 के तहत, लेकिन उस सोसाइटी को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए कि हाँ भाई ये सोसाइटी आगे चल के एक रहता है, जैसे इस सोसाइटी इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किसी सोसाइटी को रजिस्टर किया गया है तो उसका एक नेचर को देखते हुए उसके पॉइंट में ये लिखा रहेगा कि हाँ ये जो सोसाइटी है फलाना सोसाइटी XYZ सोसाइटी, ये जो है किसी अन्य सोसाइटी का मेंबर भी बन सकता है भविष्य में, ये पॉइंट लिखे रहेगा। तो वो राज्य सरकार द्वारा अप्रूवल रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। समझिए बात। ये जो 5वां पॉइंट है जिसको मैं अब लिखा रहा हूं, जो इधर लिखा है, कोई ये तत्समय प्रयुक्त किसी विधि अधीन रजिस्ट्री, तो कोई मैंने अभी बताया कि सहकारिता अधिनियम 1960 के अलावा भी बहुत सारे इससे मिलते जुलते अधिनियम हैं, तो कोई दूसरे अधिनियम जो इससे मिलते जुलते हैं, कोई दूसरे एक्ट के तहत भी कोई रजिस्टर्ड है ना, तो वो भी सोसाइटी बन सकती है, उसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कोई दूसरा एक्ट के तहत, मतलब इसी से मिलता जुलता कोई दूसरा एक्ट के तहत, तो एक्ट का नाम मेंशन नहीं है, तो जो लॉ बेयर एक्ट में ही मेंशन नहीं है तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। कोई दूसरे एक्ट के तहत अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो भी क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है, ठीक है। तो ये टोटल कितने पॉइंट हुए, 5 पॉइंट हुए, टोटल एफ है, 6 पॉइंट तक का है, इसको याद रखना। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसी सोसाइटी का मेंबर बनना चाह रही तो क्या बन सकती है, छत्तीसगढ़ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, तो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर बन सकती है। तो 6वां पॉइंट वही है, स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर बन सकती है सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का। तो ये पूरा 6 का 6 पॉइंट आपके मुंह जबानी याद होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। सबसे पहला अध्याय कौन था याद करो, हम लोग पूरा अध्याय को जो चैप्टर्स हैं उसको VVMP बोल के मैंने याद कराया हुआ है। पहला तो पी से प्रिलिमिनरी करके याद कराया, प्रारंभिक पहला, जिसमें पहला अध्याय और पहला धारा और दूसरा धारा होता है, धारा 1 धारा 2। धारा 1 हमेशा संक्षिप्त नाम विस्तार लागू ये सब दिया रहेगा, और धारा 2 में डेफिनेशन दिया रहता है जो हर एक्ट के लिए 99% एक्ट में यही सेम रहता है। अध्याय 2 में धारा 3 से लेके 18 तक था, हाँ कि ना। वहां से मैंने ट्रिक बताया था RMD, R से रजिस्ट्रेशन था। तो सेकंड चैप्टर में, सेकंड सेक्शन में नहीं बोल रहा हूं, सेकंड चैप्टर में रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है, कौन सी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कर सकेगी, कौन होता है रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सब पढ़े। फिर M से मेंबर, तो मेंबर वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 में, और उसके अंदर धारा 19 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 19 पढ़ रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है, सेक्शन 19 ये बोलता है कि कौन जो है सोसाइटी का मेंबर बन सकता है किसी भी समिति का।
तो 6 पॉइंट बताया, जिसमें पहला पॉइंट था कि ऐसा व्यक्ति जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के धारा 11 के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो, और धारा 11 में क्या बताया, वो 18 साल का होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एक एक्ट वाला और क्या था, देखो जो ट्रस्ट एक्ट है, छत्तीसगढ़ ट्रस्ट एक्ट जो 1951 का है, उसके तहत कोई ट्रस्ट भी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, हाँ कि ना। तीसरा एक और एक्ट वाला पॉइंट है, कौन सा, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959, नंबर 1 ऑफ कोऑपरेटिव एक्ट 1960, ऐसे उसके ब्रैकेट में पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी भी किसी दूसरे सोसाइटी का मेंबर बन सकती है, एक्ट वाला एक और पॉइंट हो गया। चौथा भी एक एक्ट वाला पॉइंट है, कौन सा, कि भैया कोई और दूसरा प्रचलित तत्समय जो भी प्रचलित है कोई एक्ट है उसका सोसाइटी बना हुआ, वो भी किसी दूसरे सोसाइटी के मेंबर बन सकती है। 4 पॉइंट तो एक्ट वाले हो गए, 4 पॉइंट तो एक्ट वाले हो गए। और देखो 2 पॉइंट अलग से है, कोई एक सोसाइटी का मेंबर भी दूसरे सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, और छठवा स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर बन सकता है। तो ये ABCDEF करके हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़ा, ठीक है, 6 पॉइंट पढ़ा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, हमने ऊपर क्या पढ़ा, 18 प्लस होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कोई कौन सोसाइटी का मेंबर बनेगा, 18 प्लस पढ़ते ना, ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, जो 18 हो गया, 18 साल का हो गया, 18 या 18 प्लस हो गया, मेंबर बन जाएगा। बस सोसाइटी में भी है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या 18 साल के नीचे यानी कि माइनर वो सोसाइटी का मेंबर बन सकते हैं कि नहीं? तो आप तुरंत यहां पर देखोगे, बोलोगे हाँ सर यहाँ पे तो है, ये नियम बोलते हैं 18 प्लस होना चाहिए, 18 होना चाहिए, तो नहीं बनेगा। जो कोई 16 साल का है नहीं बनेगा। लेकिन ये बात गलत है, ये इसके अपवाद में आ जाता है, जो मैं आगे चल के पढ़ाने वाला हूं आपको, कि 18 साल से नीचे का भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, लेकिन गार्जियन के रूप में उसके पेरेंट्स जवाबदारी होंगे भी, जिम्मेदारी होंगे, ठीक है, क्लियर है। अपवाद होते हैं ना, जैसे आप देखे होंगे 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे से नीचे काम नहीं कराना, 18 साल के नीचे लोग से काम नहीं कराने, सब अलग अलग एक्ट पढ़ते हो आप, बाल मजदूरी नहीं कराना, ये सब पढ़ते हो। लेकिन एक 5 साल का बच्चा टीवी सीरियल में काम कर रहा है, आप सुनार दुकान में देखें कई सारे हमारे मार्केट में, तो 7-8 साल का बच्चा भाई वो गल्ले पे बैठे रहता है, तो वो भी तो काम कर रहा है। क्यों, कैसे, तो वो अपवाद की श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल 18 साल से नीचे का कोई व्यक्ति मेंबर बन सकता है, लेकिन गार्जियन के रूप में कौन होगा, पेरेंट्स होगा, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स भी गार्जियन वाला हाथ उठा दिए, नहीं है तो कोई 10-12 साल का है, कोई भी हो, लेकिन लगता है कि मैं मैच्योर हूं भाई, मैं कर सकता हूं, मैं गार्जियन अगर, तो वो कोर्ट से परमिशन लेगा। बोला था ना, मैच्योरिटी डजंट कम फ्रॉम एज। तो ये 2 अपवादों को आपको लिखना है, ठीक है। 2 अपवाद है, उसको मैं बताता हूं, उसको लिखिएगा, तो स्टार मार्क डाल के लिखना, ठीक है। स्टार मार्क डाल के लिखेंगे, जो मैं अभी बता रहा हूं ना माइनर, लेकिन माइनर का भी एक कंडीशन है कि वो स्टूडेंट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 माइनस लिख दे रहा हूं, ठीक है, 18 प्लस लिख रहे, 18 माइनस वाला व्यक्ति अगर स्टूडेंट है, तब की बात है ना, ये स्टूडेंट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो क्या, अगर 18 माइनस वाला व्यक्ति स्टूडेंट है तो वो मेंबर बिल्कुल बन सकता है, लेकिन गार्जियन के रूप में, गार्जियन के रूप में उसके अभिभावक के रूप में कौन होगा, अभिभावक के रूप में उसके पेरेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी कांड कर दिया तो ये पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे भाई, ठीक है। दूसरा स्टार मार्क, अगर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, उसका गार्जियन वाला कोई सिस्टम नहीं, स्टूडेंट नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं 18 माइनस है और स्टूडेंट नहीं है, तो क्या मेंबर बन सकता है, बिल्कुल वो मेंबर बन सकता है, बिल्कुल मेंबर बन सकता है। लेकिन किस केस में, यहां पर वो कोर्ट से परमिशन लेगा, कब, जब वो कोर्ट से परमिशन लेके आएगा, है ना, जब कोर्ट परमिशन देगा, कोर्ट परमिशन देगा, क्लियर है। तो ये 2 जो अपवाद हैं, इस दोनों अपवाद को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बोले सर स्टूडेंट मतलब क्या, स्टूडेंट मतलब क्या, मैं योगेंद्र साहू क्लासेस से पढ़ रहा हूं और मेरी एज 12 साल है, क्या मैं स्टूडेंट कहलाऊंगा, मैं तो स्टूडेंट हूं। बोले स्टूडेंट क्या, किसी भी चीज के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, स्कूल के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं। तो स्टूडेंट का जो परिभाषा है वो भी बताया गया है, स्टूडेंट की भी परिभाषा दी गई है धारा 2 में, इसी एक्ट के। मैं बोला था, याद करो,
जब मैं धारा 2 पढ़ाने वाला था, डेफिनेशन बताने वाला था, तो मैं उसको छुड़वा के रख दिया था, बोला था कि जो भी काम की धारा है वो काम का जो डेफिनेशन है वो आगे चल के किसी न किसी धारा के अंदर हम पढ़ लेंगे। जैसे अभी आ रहा है रजिस्ट्रार, पूरे रजिस्ट्रार मतलब क्या होता है, तो एजे साव वाला ट्रिक बताया था, एजे साव, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अदर ऑफिसर, ये सब पढ़े थे। बस वैसे ही एक और डेफिनेशन आएगा विद्यार्थी का। विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी कौन है? तो विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स कौन है? तो ध्यान रखना, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी विद्यार्थी कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हम उस बाबा के विद्यार्थी है बोले, उस बाबा के शिष्य हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे व्यावसायिक इसको बोल सकते हैं कमर्शियल क्लासेस चलती हैं, उसके भी विद्यार्थी कहलाएंगे। एक शैक्षणिक संस्थान वाले, एक व्यावसायिक वाले और ट्रेनिंग वाले। बहुत सारे आपको मालूम वोकेशनल ट्रेनिंग चलते हैं, तो ये सब के स्टूडेंट कहलाएंगे। ये सब में अध्ययनरत कहने का तात्पर्य कि ये सब में पढ़ रहे हैं, तो इसमें अध्ययनरत स्टूडेंट कहलाएगा इस एक्ट के लिए। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैं चलो ठीक है सोसाइटी का मेंबर बनना चाह रहा हूँ, मैं 18+ हूँ, 18+ हूँ, बन सकता हूँ क्या? पहला ही क्राइटेरिया मैं फुलफिल करता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत धारा क्या रहता है, मैं 18+ हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं किसी सोसाइटी का मेंबर बन सकता हूँ, बन जाऊँ, डैड बन जाऊंगा, मेरे को ये सोसाइटी का मेंबर बनना है, बन जाऊंगा? नहीं, आगे कंडीशन भी तो होता है क्या? कंडीशन भी होगा। ठीक है, कोई दल से आपको जुड़ना है, अलग अलग संगठन है, बजरंग दल में जुड़ना चाह रहा हूँ, मैं शिवसेना में जुड़ना चाह रहा हूँ, भीम आर्मी में जुड़ना चाह रहा हूँ, क्रांति सेना में जुड़ रहा हूँ, अलग अलग संगठन दल होते कि नहीं होते, सबके अपने अपने समाज के, हिंदुओं के अलग है, मुस्लिम्स के अलग होंगे, क्रिश्चियंस के अलग होंगे, सबके अलग अलग होंगे, नहीं जानता मैं, लेकिन होंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर मुझे मेंबर बनना है तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मेंबर बनना है, अगर कोई पर्सन मेंबर बनना चाह रहा है, कोई पर्सन मेंबर बनना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? तो वो एप्लीकेशन देगा। ठीक है, एक निर्धारित फॉर्मेट होगा, जो भी जैसे फॉर्मेट है, जैसे आपको फॉर्म 16 भरना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म 20, 29, 30 गाड़ी के केस की बात बता रहा हूँ, उसका एक अपना एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म 3, 4 जो फीट एंड फीट के लिए बनाते हो फॉर्मेट होता नहीं। ऐसा नहीं कि मैं छुट्टी लेना चाह रहा हूँ डॉक्टर से, कुछ भी अपने से लिखवा लिया, ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एप्लीकेशन लिख के देगा किसको? सोसाइटी के बोर्ड को, सोसाइटी के बोर्ड को। अब बोले सर ये कौन है? तो दरअसल देखो, समिति का अपना एक बोर्ड होता है, सोसाइटी का बोर्ड होता है। अब किसी बोर्ड में 1000 मेंबर है, तो क्या 1000 लोग से पूछते रहेगा? नहीं, उस सोसाइटी का अपना एक कुछ व्यक्तियों से मिलकर क्या एक बोर्ड बनेगा, एक बोर्ड बनेगा, सोसाइटी बोर्ड बनेगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति एप्लीकेशन देगा वो किसको देगा? सोसाइटी बोर्ड को देगा। ठीक है, अब वहां से 3 कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकते हैं, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कि एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो गया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज के अंतर्गत एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिए, 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी, यानी कि वो मेंबर बन गया। 30 डेज के अंतर्गत एक्सेप्ट कर लिए, मेंबर बन गया। ओके, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिए, 30 डेज का मौका रहता है, 30 डेज के अंदर क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, वो मेंबर नहीं बना। लेकिन अगर वो व्यक्ति चाहे तो वो फिर एप्लीकेशन, इस केस में क्या होगा ध्यान रखना, वो किसके पास अप्लाई करेगा? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, ध्यान रखना, फिर वो किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास, कि मैं सोसाइटी का मेंबर बनना चाह रहा था लेकिन इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है,
और क्यों रिजेक्ट किया भैया वो कारण बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं तुम आते हो मेरे को तुम्हारे चेहरे से एलर्जी है बोले, घिन लगता है बोले, अरे वो व्यक्ति की याद दिलाता है बोले, मेरे एक्स की याद दिलाता है, रहने दो मत जाओ बोले, अरे तुम आते हो बदबू आता है, इस टाइप का ग्राउंड्स नहीं बताएगा, कोई स्पेसिफिक रीजन बताएगा कि भैया तुम्हारा व्यक्तिगत इमेज खराब है, तुम 10 लोग का मर्डर करके बैठे बोले, हमारे सोसाइटी में जुड़ोगे तुम्हारा नाम तो खराब है, हमारा भी नाम खराब हो जाएगा। देखना कैसे करती, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस बीजेपी किसी भी रैंडम कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का मेंबर बोले रहेगा, सदस्यता रहेगा उसके पास, बड़े बड़े मंत्री नेताओं के साथ फोटो खिंचाएगा, लेकिन जैसे ही कोई बड़े रेप कांड में फंस गया, मर्डर में फंस गया, पार्टी पल्ला झाड़ लेती है कि नहीं भैया हमारा मेंबर नहीं, वैसे लोग को जोड़ने से बचती है। तो लग रहा है कि कोई भैया मर्डर करके आया 10 को मत जोड़ो बोले हटाओ, तो ऐसे रीजनेबल ग्राउंड देगा कि ये व्यक्ति फ्रॉड में इन्वॉल्व था, केस था, भैया यहाँ पे अभी आके फ्रॉड करेगा, इसका चाल चलन ठीक नहीं बोले, तो या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा 30 डेज के अंदर हो गया, एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा लेकिन उसको प्रॉपर रीजनेबल ग्राउंड्स बताएगा कि भैया तुमको हमने रिजेक्ट किया, वो भी 30 डेज के अंदर होगा है ना, 30 डेज के अंदर होगा। लेकिन जो व्यक्ति चाह रहा है कि भैया हम को मेंबर बनना है, मतलब बनना है, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार के पास जा सकतेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल बाद उसको याद आ रहा है, 1 साल बाद अरे नहीं मेंबर बनना था उस टाइम, अब याद आ रहा है 1 साल बाद तो मैं रजिस्ट्रार को, विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज। और ये जो डेज है ना 30 डेज, देखो बेटा ये 30 दिन 45 दिन 60 दिन 2 महीने 90 दिन, ये 10-12 जगह आएगा, एक जगह कहीं पे उसको लिख लेना, एक जगह, वैसी पेनल्टीज होंगे, फाइन होंगे 10 ठोक अलग अलग, कहीं 500 हजार, एक जगह जो भी कंफ्यूजिंग चीज एक जगह लिख लेना। अगर वहां से सवाल बनते ना तो यकीन मारिए यही जो 2-2 4-4 क्वेश्चन है ना, यही आपको एज दिलाएंगे, बाकी इजी क्वेश्चन हर किसी से बन जाएगा, हर किसी से, जो भी सीरियस कैंडिडेट एक बार पढ़ा होगा ना हर किसी से बन जाएगा। ये सब याद नहीं रहेंगे, 30 दिन है 45 दिन है 60 दिन है, समझ नहीं आता है, तो 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना है, 30 दिन के अंदर रिजेक्ट करना, और उसको सूचना देना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिला, इन्फॉर्मेशन के 90 दिन के अंतर्गत वो रजिस्ट्रार के पास जाके अप्लाई कर सकता है, फिर रजिस्ट्रार का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, ठीक है। अब 2 कंडीशन तो हो गए, तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तो तीसरा कंडीशन ये होता है कि ना तो हाँ बोले ना बोले, ना एक्सेप्ट किए ना रिजेक्ट किए, ना एक्सेप्ट किए ना रिजेक्ट किए, तो इसमें वो मेंबर बन गया है मान लिया जाता है, मेंबर बन गया है ये मान लिया जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, तुम शादी करोगी मुझसे, बोले नहीं, ना तो ना बोली ना हाँ बोली, तो हम हाँ ही मान लेते हैं, वो मुस्कुराहट चल दी शर्माहट चल दी, हाँ हाँ रिश्ता डन है बोले, ठीक है। तो ना हाँ बोले मेंबर बन गए मान लिया जाता है। अब इससे देखो सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे यार 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया, अरे मेंबर बन गया, ये तो प्रॉपर रिप्लाई करना चाहिए। अब चलो ठीक है बने रहने तो ये तो ठीक है, लेकिन बाद में सोसाइटी को लगता है कि हम बिजी थे भाई, ये सोसाइटी बोर्ड बहुत सारे काम होंगे सोसाइटी बोर्ड के, उसको ये रियलाइज होता है कि भैया ये गलत मेंबर को चुन लिया, याद है 30 दिन बाद याद आ रहा है ये तो साला वो व्यक्ति है भैया, इसको नहीं बनाना, हटाओ। तो क्या उनके पास ऑप्शन है? जी बिल्कुल, सोसाइटी बोर्ड के पास ऑप्शन है। 30 दिन, ये थर्ड वाले केस की बात बता रहा हूँ, 30 दिन के बाद मतलब जो 30 डेज के अंदर रिप्लाई करना ना, नहीं रिप्लाई किया 30 डेज, तो उसको 15 दिन और मिलता है, 15 डेज का और टाइम मिलता है ग्रेस पीरियड। ये 15 डेज में वो रजिस्ट्रार के पास पूछेगा, रजिस्ट्रार के पास उस कॉपी को भेज देगा और बताएगा अरे यार ये जो मेंबर था 30 दिन में हम रिप्लाई नहीं कर पाए, तो रजिस्ट्रार महोदय इसका कुछ करो बोले। लेकिन उसके पास टाइम रहेगा 15 दिन का, 30 दिन छूट गया, उसके 15 दिन तक वो रजिस्ट्रार को लिख के देगा, रजिस्ट्रार को लिख के बताएगा, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार के पास भी ऑप्शन है, वो कितने दिन के अंतर्गत, 45 दिन के अंतर्गत। मैं सेशन को खत्म करने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा, बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है आपको, ये अवसर जो मिला है वो आप मिस मत कीजिए, ठीक है। ये वीडियो एज अ डेमो डल रहा है, बाकी में आपको ऐड भी दिख रहे होंगे, सारा डिटेल दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर कोर्स खरीदने में कोई भी समस्या आ रही तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इसमें सारा प्रोसेस पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। हमारा एप्लीकेशन का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, योगेंद्र साहू क्लासेस सर्च करें, ऐप डाउनलोड करें, उसमें डायरेक्ट आप कोर्स परचेस कर ले, कोई समस्या नहीं, ठीक है। लाइव क्लास चलती है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आपको, जो लाइव है वही रिकॉर्ड होकर भी डालेगा अलग से, मैं जैसे इसको रिकॉर्ड करके ही डालूंगा, ऐसे सेशन भी आपको मिल जाएंगे,
शाम के 4 बजे से 6/7 बजे तक लाइव क्लास चलती, कभी 6 कभी 7 तक। बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी सभी सब्जेक्ट्स का। और खुद मैं रैंक होल्डर रहा हूँ, ऑडिटर का एग्जाम 2021 में जो हुआ था, वो दूसरे विभाग का था, फर्स्ट रैंक था। 2018 सेकंड रैंक, 18 एग्जाम टोटल निकल गए। एसएससी, रेलवे, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, केकर एग्जाम, एआर एग्जाम था, क्लास 2 लेवल का ऑफिसर, आप सब समझते हैं उसको, उसका महत्व। उसका रिटर्न एग्जाम 5th रैंक रहा है, ठीक है। तो जितना भी मेरा एग्जाम्स का अनुभव है, जितना भी एग्जाम का अनुभव है, पूरे अनुभव को मैंने इसमें डाल दिया है। सारा अनुभव इस पूरे कंटेंट में है, आपको दूसरा कुछ देखने पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना आप एक्ट में भी पढ़ेंगे नहीं समझ आया, यकीन मानिए, उतना तो मैं घमंड के साथ कहता हूं। और ये घमंड किस लिए आया है? आप लोगों के वजह से। आप लोगों का इतना प्यार, सर ये भी आपसे पढ़ना, ये भी आपसे पढ़ना, ये मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस सब चीज को थोड़ा सरल बना के आपके पास प्रस्तुत करूं, ठीक है। और बात ज्ञान की नहीं होती। एक बच्चा लिखा था कमेंट में, वो खुद शायद दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला है, वो कमेंट किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टॉपर हो तो क्या सब चीज़ थोड़ी ना अच्छे से पढ़ा दोगे? एक व्यक्ति कोई सब में अच्छा थोड़ी ना हो सकता, एक व्यक्ति हर चीज़ पढ़ लेना अच्छा। किसी ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि भाई एक बच्चा ऐसा जो लाख में रैंक ला रहा है, एक बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो तो भाई सब चीज़ पढ़ लेता है। बात नॉलेज की नहीं होती, बात प्रेजेंटेशन की होती है। प्रेजेंटेशन कौन कितने अच्छे तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा है। कंटेंट तो हर जगह है, कंटेंट तो हर जगह है, प्रेजेंटेशन कौन कैसे कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस सेशन को एंड करते हैं। 30 डेज के बाद 15 दिन का और समय मिलेगा, उसमें रजिस्ट्रार को लिख के देना पड़ेगा, लिख के बताएंगे कि भैया ऐसा ऐसा गलती हो गई है, एक काम करो ना, मेंबर बनाना नहीं बनाना आप डिसाइड करके बताओ। तो फिर 45 दिन का समय कौन लेगा? 45 दिन का समय रजिस्ट्रार लेगा, हाँ या ना बोलने में। फिर रजिस्ट्रार बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं, मतलब मेंबर वो रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये धारा 19 था। धारा 19 का 19A, सेक्शन 19A वो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि ये एक प्रकार का डेमो वीडियो भी था और लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कंफ्यूज करूँ। यही सारे पॉइंट ये नोट्स में भी लिखा हुआ है ना, नोट्स में लिखा हुआ, लेकिन नोट्स में थोड़ा ये ना मेरे को बताने में मजा आता है, ना खुद पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है। मेरे को अपने लैंग्वेज में ठीक लगता है। लेकिन मैं बताऊँ, इतने जब से मैं पढ़ाना चालू किया हूँ, गवर्नमेंट जॉब में था, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब रिजाइन किया और फुल फ्लैज यहाँ पढ़ाना चालू किया। लेकिन जब से मैं पढ़ाना चालू किया, पहले के टीचर्स लोग के लिए बहुत आसान था। क्यों? वही छत्तीसगढ़, वही इंडियन जीके, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, सारा सिलेबस सेम रहता था। जब से मैं पढ़ाना चालू किया तब से सारे कोई ना कोई कोर्स में अलग है नियम। जैसे मैं पढ़ाना चालू किया सीएससीबी का, चलो सीएससीबी तो नॉर्मल सिलेबस था, फिर आया फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम, फूड लॉज इतने सारे, महिला पर्यवेक्षक महिला अधिनियम, लेबर इंस्पेक्टर में लेबर का अधिनियम अलग अधिनियम, एक ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन आया, उसमें तो 10 अलग अलग एक्ट हो गए, 10 अलग अलग एक्ट। ऐसा लगता है लॉयर से ज्यादा एक्ट पढ़ डाल रहे हम, इतना सारा। मंडी अधिनियम में मंडी का अलग, सहकारिता में सहकारिता, इतने सारे एक्ट पढ़ लिए कि हाँ, आप लोगों के लिए भले ये थोड़ा दिक्कत वाला लैंग्वेज लगता होगा, लेकिन मुझे काफी इजी लगने लग गया, समझने लग गया, लेकिन मजा नहीं आता इसको पढ़ने पढ़ाने, ठीक है। इसलिए सारा लैंग्वेज मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा 6 पॉइंट तक था, मतलब 6 पॉइंट तक सारा चीज मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल, थोड़ा एक्सेप्शन है। राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक्सक्लूसिव विद्यार्थियों के लिए बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेश चाहता हो, या किसी ऐसे अवयस्कों को जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण के मार्फत कार्य कर रहा हो, लागू नहीं होंगे। इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उपलब्धि या बाईलॉज में किसी प्रतिकूल बात करते हुए भी यहाँ राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंश पूंजी में डैश डैश किया हो, फेस वैल्यू तक ही सीमित होगा। ये कौन सा 18 का तो नहीं आ गया अपन, 19 का ही पॉइंट है। लेकिन ये जो ऊपर स्टूडेंट वाला कंसेप्ट बताया जो इजी लैंग्वेज में, वही है, बाकी ये सब पॉइंट को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग 18 का की बात करेंगे, सॉरी 18 नहीं 19 का, ठीक। ये सब कंसेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। और जैसे धारा 4 व 5 के अधीन पीड़ित असंतुष्ट व्यक्ति सदस्यता देने से इंकार की तारीख से 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा। हमने देखा था कि भाई मेंबर बनाने से मना कर दिए, लेकिन उसके पास टाइम होगा 90 दिन वाला, ठीक है, समझिए बात। फिर रजिस्ट्रार, अच्छा रजिस्ट्रार वहां से 30 दिन का और टाइम लेगा, है ना, 30 दिन के टाइम में जो हम लोग 90 डेज का कंसेप्ट देखे वहां की बात कर रहे हैं, ठीक। यदि किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इंकार कर दिया जाता है, तो यह तय करने के 30 दिन के भीतर सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। फिर 19 का में हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन देख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।